हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक का युद्ध। भारत में कर्नाटक का युद्ध 3 हुए। कितने हुए? 3 युद्ध हुए। जिस तीनों युद्ध के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, यह 2 विदेशी शक्तियों के बीच में हुआ। 2 विदेशी शक्तियों के बीच में आपस में हुआ, ताकि अपनी वर्चस्वता बना के रख सके। तो दोनों की जो आगे बढ़ने की लालसा थी, वही लालसा ने उसे कर्नाटक युद्ध के रूप में परिणत कर दिया। और आपको यह बात पता होनी चाहिए, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को हमेशा प्रतिद्वंदी रहते हैं, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे हॉकी टीम का खेल का मैदान हो, तो वहाँ पे ही लगता है कि क्या हो रहा है, एक प्रकार का लगभग युद्ध हो रहा है, या आपके मन में भी ये संघर्ष चलता होगा। तो उसी प्रकार यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, दोनों के बीच में प्रतिद्वंदता हमेशा बनी रहती है। दोनों कहीं भी युद्ध करते थे तो पूरे दुनिया में जहाँ भी उसका उपनिवेश होता था, वहाँ भी युद्ध शुरू हो जाते थे। यानी कि एक युद्ध एक देश में शुरू हुआ तो पूरा दुनिया में जहाँ भी दोनों कंपनियां रहती थी, वहाँ भी युद्ध शुरू हो जाती थी। तो हमारे देश में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, तो वो जो युद्ध हुआ तो वह हमेशा आपको विदेशी कारणों से ही प्रेरित रहा। और चूंकि वो युद्ध यूरोप में शुरू हुआ तो उसका जो भारत में भी अंश था, जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी भी यहाँ काम करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी काम करती थी। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष छिड़ गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हुआ, दुनिया में जहां भी दोनों देश अवस्थित थे, वहां दोनों की कंपनियां अवस्थित थी, वहां भी युद्ध शुरू हो गए। और जो ये तीनों युद्ध हुआ, और जो अंत में इसका निष्कर्ष निकला कि फ्रांसीसी इंडिया में या दुनिया में कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकते हैं जब तक कि ब्रिटिश वहां पर मौजूद हो। यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर एक तरह से पूर्ण रूपेण विकास यहां पर ठप हो गया। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय भी यही है, कर्नाटक का युद्ध। तो हमने यहाँ पे कर्नाटक युद्ध को 3 भागों में बांटा भी है। पहला ये रहा आपका कर्नाटक का युद्ध, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, इसका समय काल कब है? 1746 से 1748, 3 वर्ष का चला, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये भी है 1749 से 1754 के बीच में। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 7 वर्ष से चला, जिसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध से। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ, यह आपको ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार से प्रेरित था। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध से यह प्रेरित था। ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसकी राजधानी वियना है। कहते हैं यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में ऑस्ट्रिया एक काफी पावरफुल कंट्री था। जब तक मेटरनिक वहां का प्रधानमंत्री था, पूरे यूरोप में उसका सिक्का चलता था। पूरे यूरोप में किसका सिक्का चलता था? तो मेटरनिक का। तो एक काफी प्रसिद्ध देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन में और फ्रांस में बन गया मतलब आपस में युद्ध छिड़ गया। क्योंकि वहां युद्ध छिड़ा यूरोप में, तो दोनों कंपनियां यहां भी थी, दोनों देशों की कंपनियां, तो यहां भी युद्ध छिड़ गया। स्वाभाविक था, क्योंकि क्या थे, जिस प्रकार भारत पाकिस्तान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते हैं, उसी प्रकार वहां भी यूरोप में 2 देश आपस में प्रतिद्वंदी है। जैसे यहां आएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देश है। तो इसी प्रकार यहां पर भी युद्ध छिड़ जाएगा। अब आते हैं उस समय के जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले, नाम सुने हैं? डुप्ले।
तो डुप्ले जो थे युद्ध के पक्ष में नहीं थे। वह चाहते थे कि जो युद्ध यूरोप में हो रहा है उसको हम लोग इंडिया में शुरू नहीं करें, स्टार्ट नहीं करें। उसने ब्रिटिश अधिकारियों से बात भी करी, लेकिन यह बात नहीं बन पाया और युद्ध की शुरुआत यहां भी हो गई। हमने पहले यहां लिख दिया कि डुप्ले जो है युद्ध के पक्ष में नहीं था। तो युद्ध शुरू हो गया तो डुप्ले भी क्या हो गया, आक्रामक हो गया और उसने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित थे तो वहां के गवर्नर ला बुडेनो को अपने सहयोग के लिए कहां बुला लिया, भारत बुला लिया। और दोनों की आपसी जुगलबंदी से अंग्रेजों के जो उस समय के दक्षिण का प्रधान शहर था, दक्षिण उपनिवेश का सेंटर पॉइंट मद्रास, उसको जीत लिया। यानी कि फ्रांस ने मद्रास को जीत लिया। देख रहे हैं ना कितना फ्रांस का यहाँ पर युद्ध के लिए भले ही डुप्ले तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में युद्ध शुरू हुआ तो उसने मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों के हाथ से मद्रास चला गया। इसी बीच कर्नाटक के नवाब बहुत बड़ी सेना लेके फ्रांसीसी सेना पर आक्रमण कर देगा। तो एक भीषण युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम होगा सेंट टोमे का युद्ध। युद्ध का नाम क्या होगा? सेंट टोमे का युद्ध, जिसमें दो पक्ष होंगे, फ्रांस और अनवरुद्दीन, जो कि कर्नाटक के क्या होंगे, नवाब होंगे। कहते हैं इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब को बुरी तरह पराजित कर दिया। ठीक उसी समय यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में संधि हो गई। क्या हो गई? संधि हो गई, जिसका नाम रखा गया ए ला सापल की संधि। ए ला सापल की संधि। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब आप लोग देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसका पल्ला भारी है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पल्ला भारी था। ठीक है। अब कुछ ही दिन के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमने पहले ही बात भी करी है, 1749 से 1754 के बीच में। अब देखिए अब क्या होगा, ये देशी मामलों के लेकर दोनों विदेशी कंपनियों के बीच में संघर्ष छिड़ जाएगा। जैसे कि उस समय हैदराबाद, यानी कि टक्कर कह सकते हैं इसको, हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष छिड़ गया। अब देखेंगे दोनों का पक्ष कौन कौन था। फ्रांस किसका पक्षधर था और अंग्रेज किसका पक्षधर था। तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह मुजफ्फर जंग का समर्थन हैदराबाद के सूबेदार के लिए किया। मुजफ्फर जंग का समर्थन किया ताकि वह हैदराबाद का सूबेदार बन सके, यानी कि दक्कन का सूबेदार बन सके। और कर्नाटक के नवाब के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया। अब आते हैं, ये चंदा साहिब कौन था, ये मुजफ्फर जंग कौन था, किसको फ्रांस ने पक्ष में ले लिया। तो आते हैं पहले यहाँ अंग्रेज का पक्ष देख लेते हैं। अंग्रेज ने किसका पक्ष लिया? तो अंग्रेज ने नासिर जंग का पक्ष लिया, जो कि उस समय दक्कन का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का सूबेदार था। ठीक है। और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पक्ष लिया, जो वर्तमान में कर्नाटक का उस समय नवाब भी था। अब आते हैं, ये जो चंदा साहिब है, जिसका समर्थन पक्ष फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था, तो चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का बहनोई था। ठीक है। इसलिए वह कर्नाटक के नवाबी पर अपना अधिकार जता रहा था। और दूसरा, मुजफ्फर जंग नासिर जंग का करीबी रिश्तेदार था, तो ये भी अपना अधिकार दक्कन के सूबेदारी पर जता रहा था। कहते हैं फ्रांसीसी सेना और मुजफ्फर जंग की सेना और चंदा साहिब की सेना, तीनों की संयुक्त सेना ने नासिर जंग को पराजित कर दिया और मार डाला। अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला।
फ्रांसीसी कंपनी यहां भी काफी आगे बढ़ रही है। अंग्रेज के पक्ष होते हुए भी नासी जंग और अल्मोराविद युद्ध में मारा गया। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चूक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे हटने पर मजबूर करेगी। तो क्या होगा? उसी समय रॉबर्ट क्लाइव, नाम सुने होइएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ये जो नाम है भारतीय इतिहास में गूंज गूंज कर बोलता है, क्योंकि अगर ये ना होता तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना होती। यह व्यक्ति कंपनी का सिर्फ क्लर्क बन के आया था, एक साधारण सा क्लर्क था, और उसने अपनी कूटनीति के दम पर, कुछ सैनिकों के बल पर, अपनी हिम्मत के बदौलत, रॉबर्ट क्लाइव नाम सुने हैं, तो उसके बदौलत उसने अर्काट पर अधिकार कर लिया। इतिहासकार इस विजय को, रॉबर्ट क्लाइव की अर्काट पर अधिकार के विजय को कूटनीतिक विजय कहते हैं। फ्रांसीसियों की एकमात्र छोटी सी हार हुई, लेकिन यह हार फ्रांसीसियों के लिए काफी अपमानजनक लगा, फ्रांसीसियों को अपमानजनक लगा, और उसने पूरे हार का ठिकरा उस समय के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पर थोप दिया। और यही नहीं, उसने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। यह फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी गलती थी। अगर डुप्ले वापस नहीं जाता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। तो फ्रांसीसियों ने यहां क्या किया? डुप्ले को वापस बुला लिया और दूसरे गवर्नर गोडेहू को भारत भेज दिया। और गोडेहू जब भारत आएंगे तो उसने ब्रिटिश कंपनियों के साथ बातचीत करके संधि का प्रस्ताव रखेंगे। तो दोनों के बीच में पांडिचेरी की संधि होगी। ठीक है, दोनों जो कंपनियां हैं एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस लौटा देगी। लेकिन यहां पर अंग्रेजों का पक्ष क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अंग्रेज क्या होगा? यहां पर मजबूत हो जाएगा। सोचने वाली बात है। अब आते हैं हम लोग तीसरा कर्नाटक युद्ध, 1757 से 1763, लगभग इसको 56 मान सकते हैं। 1756 से 63, 7 वर्ष हुआ, 4 3 7, हाँ 7 वर्ष। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, यह यूरोप में लड़े जा रहे 7 वर्षीय युद्धों का प्रेरित था। 7 सप्तवर्षीय युद्धों से क्या था? यह प्रेरित था, क्योंकि यूरोप में युद्ध शुरू हुआ दोनों देशों के बीच में, तो यह युद्ध आपको यहां भी शुरू हो गया। तो आखिर सप्तवर्षीय युद्ध शुरू क्यों हुआ था यूरोप में? सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू क्यों हुआ था? समझने वाली बात है। तो युद्ध हुआ था क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में युद्ध चल रहा था। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। फ्रांस ने किसका साथ दिया? ऑस्ट्रिया का। और ब्रिटेन ने पर्सा का साथ दिया। पर्सा, यही पर्सा आगे चल के जर्मनी बनेगा। यही पर्सा आगे चल के जर्मनी बनेगा। यही का बिस्मार्क होगा। इसकी कूटनीति ने दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल देगा। जर्मनी का एकीकरण करेगा बिस्मार्क, जिसको मात्र 3 युद्ध करके जर्मनी को एक कर देगा। हम लोग कभी और वीडियो में इसको अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटेन ने किसका साथ दिया? पर्सा का साथ दिया। और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत होगी और फ्रांसीसियों की भयंकर पराजय हो जाएगी। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण यह था कि 1757, आप 56 देख रहे हैं, 56-57, ये जो काल है, यह भारत में के जो सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल, उस पर किसका कब्जा हो जाएगा? तो ब्रिटेन का कब्जा हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद हम लोग अगले वीडियो में इसका अध्ययन भी करेंगे। तो इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। और ये जो बहुत समृद्ध इलाका था, समृद्ध प्रांत था, यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी संपत्ति हाथ लगेगा, जिससे इसकी सारी आर्थिक समस्याएं सुलझ के रह जाएगी और यह सरप्लस में आ जाएंगे और इससे बहुत सारी जरूरतें उनकी पूरी भी हो जाएगी और ये भारत में मजबूत हो जाएंगे। तो बंगाल पर अधिकार करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी लाभ कमाया था, यानी कि यह आर्थिक रूप से संपन्न हो गया। दूसरी तरफ
फ्रांस दक्षिण भारत में ज़्यादा ध्यान दिया, तो पांडिचेरी से ज़्यादा लाभ नहीं हुआ फ्रांस को। यही कारण है कि फ्रांस पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो सारे सुविधा होंगे। ये तृतीय युद्ध अगर कर्नाटक में, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये कहाँ हुआ? यूरोप में शुरू हुआ, लेकिन भारत में क्यों शुरू हुआ? तो भारत में शुरू इसलिए हुआ कि ये जो काल है, तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों ने जब बंगाल में नवाब के साथ युद्ध कर रहा था, और उसके बाद जब मीर जाफर को, जिसको रॉबर्ट क्लाइव का गिदर कहा जाता है, उसको अपने समर्थन से गद्दी पर बैठाया, नवाब बनाया, तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर, नाम सुने हैं? चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसी बस्ती थी बंगाल में। फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? बंगाल में। उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। कौन लिया? रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने। तो फ्रांसीसी युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध शुरू हो गया, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में उस समय के सबसे अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट, जो काफी, उसको क्या कहते हैं, पराक्रमी, शक्तिशाली और कूटनीतिक, हर चीज में माहिर सर आयरकूट ने वांडीवास की लड़ाई में देखेंगे यहाँ पर बहुत ही वांडीवास, यहाँ पर नाम आना चाहिए फ्रांसीसी वास, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसियों को ढो डाला गया। तो जैसे भी हो, यहाँ बास है। वांडीवास की लड़ाई में 1760 में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए, और जो उसके सेनापति थे बुस्सी कैद कर लिए गए। तो 1763 में जब यूरोप में संधि होगी, पेरिस की संधि, 1763 ईस्वी में जब यूरोप में पेरिस की संधि होगी, तो संधि के तहत युद्ध का अंत होगा। तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर से सभी प्रदेश वापस कर दिया, जो कि 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के अधिकार में थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के अधिकतर इलाके अंग्रेजों के पास चले गए थे, जैसे कि पांडिचेरी, माही, जिंजी। लेकिन चंद्रनगर तो पहले ही कब्जा किया जा चुका था। लेकिन जब पेरिस की संधि हुई, तो इस संधि के तहत सिर्फ चंद्रनगर को अपने पास रखा अंग्रेजों ने, और बाकी वो सभी प्रदेश वापस कर दिए फ्रांसीसियों को, जो कि 1749 तक उसके कब्जे में थे। उसके बाद के कब्जे वाले क्षेत्र नहीं दिए गए। अब यहाँ पर बात जान लीजिए कि ये जो प्रदेश है पांडिचेरी, जो 4 जिलों का प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी, माहे केरल में है, पांडिचेरी आपको तमिलनाडु में है, यनम आपको आंध्र प्रदेश में है, और कारिकल ये भी तमिलनाडु में है। तो ये 4 जिलों का केंद्र शासित प्रदेश है। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, और चारों जिलों की बाउंड्री आपस में नहीं मिलती है, जो कि फ्रांसीसियों के कब्जे में भारत की आज़ादी के बाद भी रहा। उसके बाद फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में नहीं पड़ी, और न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को तंग किया। दोनों अपने अपनी जगह पर व्यापार करते रहे, और फ्रांसीसी इतना जान गए कि हमारा व्यापार कभी भी सफल नहीं हो सकता है जब तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मौजूद हो या किसी भी देश में मौजूद हो, हम वहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये रहा कर्नाटक का युद्ध का पूरा आपका विवरण। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।